सभी के लिए नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि आपका जो पेपर है रीट का वो बहुत अच्छा हुआ होगा। आज हम बात करेंगे उसके आंसरों के बारे में, यानी कि थोड़ा सा मैं विश्लेषण करके बताऊंगा हर प्रश्न को, और आप उससे अपना आकलन कर सकते हैं, अपने आंसर मिला सकते हैं। कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं उससे अंदाजा लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, पेपर के बारे में भी बात करेंगे, कट ऑफ इत्यादि के बारे में बात करेंगे, पेपर का क्या स्तर रहा है, कितनी कट ऑफ वगैरह जा सकती है, इसके बारे में भी आपसे सारी बात की जाएगी। अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान करेंगे, आंसर की आपको बताएंगे। एक एक प्रश्न को मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके बताऊंगा जहां आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारा आज का देखो 27 तारीख को पेपर हुआ था, लेकिन मैं आज रिकॉर्डिंग करके आपको यहाँ पर आंसर की बता रहा हूँ समाधान के रूप में। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा इसमें देखिए 66 नंबर पर प्रश्न आया है। अलग अलग सीरीज के हिसाब से अलग अलग जगह पर प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे। वेदांत ग्रंथस्य खंडन खंड खाद्यस्य प्रणेता अस्ति। तो इसमें खंडन खंड खाद्य के प्रणेता कौन है ये आपको बताया है। ठीक है, और ये वेदांत ग्रंथ है, ये भी हम जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो सीधा सा मैं आंसर बता देता हूँ, सीधा सीधा इसका आंसर होगा बे, यानी कि श्री हर्ष जी हैं। श्री हर्ष ने मुख्य रूप से वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनके जो उपलब्ध ग्रंथों में एक तो आपका नैषधीय चरित आता है और एक आपका खंडन खंड खाद्य ग्रंथ आता है। ये दोनों ग्रंथ आपके वर्तमान में उपलब्ध हैं, इसलिए आपका आंसर सही होगा श्री हर्ष। ठीक है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 67 नंबर पे। कुशल निपुण साधु पटु प्रवीण दक्ष चतुरादि शब्दानाम प्रयोगे विभक्ति ही प्रयुज्यते। एकदम आसान है, यदि आपने कारक को ढंग से पढ़ा है तो आराम से कर सकते हो। पेपर बहुत बढ़िया आया है, हर प्रश्न आपका सिलेबस से आया है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बे, यानी कि सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। कुशल निपुण साधु पटु प्रवीण दक्ष चतुर आदि जो शब्द होते हैं, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करेंगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है ना, ऐसे आपको इसमें समझना है। तो आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर पे। क्वेश्चन है हमारा, देखिए आदि काव्यम अस्ति। आदि काव्य कौन सा है, ये तो एकदम आसान है, सभी लोग जानते हैं। आंसर हो जाएगा रामायणम, यानी रामायण को आदि काव्य कहते हैं। यदि आदि कवि पूछा जाता तो सिंपल है, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं मित्रों। अगला सवाल है हमारा, देखिए 69 नंबर पे। रघुवंश महाकाव्य से कस्मिन् सर्गे रघोः दिग्विजय यात्रायाः चित्रणम अस्ति। यानी कह रहे हैं कि रघुवंश महाकाव्य के कौन से सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा का चित्रण है। ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, यदि आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई की होगी तो निश्चित तौर पे आपका ये वाला सवाल भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है देखिए चतुर्थ सर्ग, यानी चौथे सर्ग में दिग्विजय यात्रा के बारे में चित्रण आपको मिलता है। ये आप इसमें आंसर करेंगे। हम बात कर रहे हैं रघुवंश की। आपको पता है कि रघुवंश में 19 सर्ग हैं टोटल। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। हमने आपको सर्ग के हिसाब से भी अलग अलग बताया था, हमने क्लास ली थी, उन सारी क्लासों में से ही आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं है, एक आध प्रश्न हो सकते हैं, लगभग सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा कि चतुर्थ सर्ग में दिग्विजय की यात्रा का वर्णन है और विश्वजित यज्ञ का आयोजन हुआ था। ये दो चीज आपको मिलती है चौथे सर्ग में, तो यहाँ आपका आंसर चौथा सर्ग हो जाता है। अगला सवाल है हमारा 70 नंबर पे। संप्रति वाल्मीकि रामायणस्य पाठाः, यानी कि संस्करण, ठीक है, प्रचलिताः सन्ति। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में वाल्मीकि जो रामायण है हमारा, उस रामायण के कितने संस्करण या पाठ प्रचलित हैं। रामायण के कितने संस्करण या पाठ प्रचलित हैं, ये हमारा सवाल है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन में आ रहा है 7, 5, 3 और 6। तो राइट आंसर हमारा इसमें 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ इसमें आंसर वैसे 4 होना चाहिए था, यानी कि 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऑप्शन में चूंकि 4 है नहीं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। आपको पता है, हमने क्लास में भी बताया था, वर्तमान में रामायण के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं, जैसे कि बंबई संस्करण है, बंगाल संस्करण है, कश्मीर संस्करण है और दाक्षिणात्य संस्करण है। ये 4 संस्करण इसमें प्रचलित हैं, लेकिन ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अगला हमारा प्रश्न है 71 नंबर पे। बहुत ही आसान सवाल है। परीक्षा इत्यत्र उपसर्ग है अस्ति। बहुत ही सरल सवाल है। परीक्षा, यहां पर आपको उपसर्ग बताना है, तो सिंपल है, यहां पर परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग है, एकदम आसान सा है, ये तो किसी का गलत हो नहीं सकता।
अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 72 नंबर पे, बहुत ही आसान सवाल है। मृच्छकटिकम अस्ति, सवाल ये कह रहा है कि जो मृच्छकटिक है वो क्या है। तो ऑप्शन है प्रकरणम, प्रहसनम, नाटकम, अंकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकरणम। जो मृच्छकटिक है वो प्रकरण है, हमने क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि जो मृच्छकटिकम है ये 10 अंकों का प्रकरण है। और किसका है ये शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है। टोटल इसमें 10 अंक हैं। आपको पता होगा कि जो रूपक है, रूपक के 10 वेद होते हैं, उन 10 वेदों में एक प्रकरण भी आता है। प्रकरण में 10 अंक होने चाहिए। ठीक है, ऐसे आपका राइट आंसर प्रकरण हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 73 नंबर पे, देखिए विद्वदौषधम मन्यते। विद्वदौषधम किसे माना जाता है? विद्वदौषधम शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम को विद्वदौषधम माना जाता है। क्या माना जाता है? विद्वदौषधम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नैषधीय चरितम। क्या हो जाएगा? नैषधीय चरितम। ठीक है ना। ये अगला हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर पे, आदि काव्यम इति नामना विख्यातम अस्ति। देखो इसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, हालांकि ये सवाल पहले आ चुका है, आदि काव्य का सवाल तो पूछा जा चुका है, लेकिन यहां पर दोबारा से रिपीट कर दिया है प्रश्न बनाने वालों ने, तो कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि आदि काव्य के नाम से विख्यात है, तो सिंपल है, वाल्मीकि रामायण है, और ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो करेक्ट हो गया सबका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। देखिए शिशुपाल वध महाकाव्य से कथानक गृहीतोस्ति। ये कह रहे हैं कि जो शिशुपाल वध महाकाव्य है ये कहाँ से लिया गया, इसकी जो कथा वस्तु है वो कहाँ से ग्रहण की गई है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन में बहुत सारे दे रखे, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। महाभारत सभा पर्व, महाभारत के सभा पर्व से इसको लिया गया है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर आंसर लगाएंगे। शिशुपाल वध महाकाव्य का जो कथानक है वो महाभारत के सभा पर्व से ग्रहण किया गया है। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा देखिए 76 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं। मृच्छकटिके कयो प्रीति कथा चित्रिता वर्तते। मृच्छकटिके कयो प्रीति कथा चित्रिता वर्तते। इसका मतलब है कि मृच्छकटिक जो है हमारा रूपक, उसमें कयो प्रीति कथा यानी किन की प्रेम कथा चित्रित है। ऑप्शन है सागरिका उदयन, चारुदत्त वसंत सेनयो, वासव दत्ता उदयन, शकुंतला दुष्यंत। तो एकदम आसान है, ये भी सबका सही हो गया होगा। इसका राइट आंसर है चारुदत्त और वसंत सेना, यानी चारुदत्त और वसंत सेना, इन दोनों की प्रेम कहानी इसमें वर्णित होती है। ये अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 77 नंबर का सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। अधोलिखितेषु महाभारताश्रित नाटकम अस्ति। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये कह रहे हैं कि जो नीचे लिखे गए नाटक हैं उनमें से महाभारत पर आश्रित नाटक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा दूतवाक्यम। जो दूतवाक्यम नाटक है ये हमारा महाभारत पर आधारित नाटक है। हमने आपको क्लास ली तब भी बताया था। दूतवाक्यम में दोस्तों केवल एक ही अंक है, और यहाँ पर क्या होता है, महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा संधि प्रस्ताव ले जाने एवं उनकी असफलता का वर्णन यहाँ पर आपको मिलता है। तो ऐसे करके आपको आंसर दूतवाक्यम लगाना होगा। अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायन, अभिमारकम, ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर दूतवाक्यम हो जाएगा। अगला सवाल हमारा सवाल है 78 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं। कालिदास विरचित महाकाव्येषु मुख्यतया प्रयुक्त अस्ति। ये कह रहे हैं कि कालिदास विरचित महाकाव्यों में मुख्य रूप से प्रयुक्त है। क्या प्रयुक्त है? तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं, वैदर्भी रीति प्रसाद गुण। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण, यानी रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति और गुण की बात करें तो प्रसाद गुण, ये एकदम करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, सभी इसको लगा लेंगे। जो अगला हमारा सवाल है 79, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधस्तनेषु अव्यय रहितम वाक्यम अस्ति। कह रहे हैं कि नीचे दिए वाक्यों में अव्यय रहित वाक्य बताना है जिसमें अव्यय नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमें वो छांटने हैं जिनमें अव्यय दिया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अथ रामायण कथा आरभ्यते। तो यहाँ पर अथ जो है ये आपका अव्यय है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट में दे रखा है सहसा निर्णय न करणीय, तो यहाँ पर भी सहसा और न, इसमें भी अव्यय है, ये भी नहीं हो सकता। अहम श्व वाराणसी, तो इसमें श्व दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। स तस्य उपहासम कृतवान, यहां पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स तस्य उपहासम कृतवान, ये आपका अव्यय रहित है, इसमें अव्यय नहीं है, बाकी में अव्यय आपको मिल रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है हमारा देखिए 80 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बहुत ही आसान है और फेमस सवाल है। देखिए कह रहे हैं कि पिता पुत्रों से स्नेह करता है,
इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादोस्ति। इसका आपको संस्कृत अनुवाद करना है। पिता पुत्रों से स्नेह करता है। देखो स्नेह के योग में आपको पता होगा कौन सी विभक्ति होती है भैया, सप्तमी होती है। कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको यह देखना है कि पुत्रों से बहुवचन की बात चल रही है तो सप्तमी लगा देनी है आपको। तो इसमें देखेंगे आपका वाक्य बनेगा पिता पुत्रेषु स्नेहयति। तो इसमें कौन सा आएगा, पिता पुत्रेषु स्नेहयति। ये वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि आपको देखना है इसमें बहुवचन है। ठीक है, पुत्रों से, बहुत सारे पुत्रों से यहां पर बात चल रही है, बहुवचन की बात चल रही है और स्नेह के योग में यहां पर वैषयिक आधार है और यहां पर सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां करेक्ट हो जाएगा पिता पुत्रेषु स्नेहयति। ठीक है ना, ऐसे। चलिए अगला सवाल है हमारा 81 नंबर का। 81 नंबर का सवाल है, देखिए पढ़ते हैं सवाल को। महाकवि कालिदास से महाकाव्यस्तः, यानी महाकवि कालिदास के महाकाव्य कौन से हैं। बहुत ही सरल सवाल है। तो देखिए इसमें है आपका अभिज्ञान, देखो मालविकाग्नि विक्रमोर्वशीय ये नहीं है, ठीक है, नाटक है। महावीर चरित उत्तर रामचरित ये भी नहीं है, नाटक है। ऋतु संहार मेघदूत तो ये आपके खंड काव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंश, कुमार संभव और रघुवंश ये दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शतशाहश्री संहिता इति कथ्यते। शतशाहश्री संहिता किसे कहा जाता है। ये एकदम आसान सा सवाल है। आपको पता है कि शत यानी 100, ठीक है, और सहस्त्र यानी 1000। तो 100,000 का जहां पर कलेक्शन है उसे क्या कहेंगे हम। तो उस ऐसा किसके लिए कहा जाता है जिसमें 100,000 कलेक्शन है। तो सीधा सा है, महाभारत के लिए कहा जाता है, क्योंकि महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक माने जाते हैं। कितने, 1 लाख। और रामायण में 24,000 हैं, तो उसका नाम तो अलग है, आपको पता होगा। चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कहते हैं, लेकिन यहाँ शतसहस्री संहिता नाम है। तो करेक्ट आंसर महाभारत हो जाएगा। अगला अब देखिए अगला हमारा सवाल है 83 नंबर पे। कान्यकुब्ज नरेशस्य जयचंद्रस्य सभासदासीत, कौन सभासद था। तो सिंपल है, उत्तर हो जाएगा श्रीहर्ष। ठीक है ना, ये इनके सभासद थे श्रीहर्ष। ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं। अधोलिखितेषु काव्यशास्त्रीय मार्गेषु भारवीणा अनुसृतः। अधोलिखित काव्यशास्त्रीय मार्गों में भारवी जी ने किसका अनुसरण किया, कौन से मार्ग का। तो करेक्ट आंसर है विचित्र मार्ग। ठीक है, विचित्र मार्ग को इन्होंने अपनाया। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है 85 नंबर पे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः उक्तिरियमस्ति। यह उक्ति है, किसकी है भैया। तो सिंपल है, ये उक्ति है आपकी भारवेः। किसकी है, भारवी जी की उक्ति है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, और ये वनेचर ने ऐसा बोला है। ठीक है, किसने बोला है, वनेचर ने। ठीक है ना, हितम हितकारी और मनोहर जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, ऐसा वनेचर का कथन है। ये सिंपल हो जाएगा। हमने अपने नोट्सों में और वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने पहले नंबर पे लिखी है ये सूक्ति, पहले नंबर पे, और पहली ही सूक्ति उठ के आ गई है। ऐसे जिन्होंने क्लास देखी है उनको पता होगा इस चीज़ का, वो देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, देखिए 86 नंबर का। बोढुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः। जो बोढुम शब्द है यहाँ पर आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग बताना है। तो सिंपल है, यहाँ पर वह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वह धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर बोढुम बनता है। क्या बनता है, बोढुम बनता है। ठीक, करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, केन धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, केन यानी किससे धातु के अर्थ को बलात् अन्यत्र ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्गेन। उपसर्गेन धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, जब उपसर्ग आपने पढ़ा होगा तो ये बात आपने जरूर पढ़ी होगी शुरू में। ठीक है, उपसर्गेन धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, ऐसे करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, देखिए 88 नंबर पे सवाल है, पढ़ते हैं। बहुत ही सरल सवाल है आपका। महाभारतस्य प्रणेता कः। महाभारत के प्रणेता वैशम्यपायन, जनमेजय, बादरायण, इनमें कोई नहीं है। कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास। ठीक है ना, तो इनका नाम यहाँ कृष्ण द्वैपायन दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेदव्यास होता तो वो भी करेक्ट था, ऐसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाकवि मागस्य निवास स्थानमस्ति। महाकवि माग का निवास स्थान, ये हमारा सवाल है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीमाल नगरम। क्या हो जाएगा, श्रीमाल नगरम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नगरम। आगे चलिए, अगला हमारा सवाल है, देखिए 90 नंबर का। ये व्याकरण का सवाल है और बहुत ही सरल सवाल इसको हम कहेंगे। देखिए, ईषद स्पृष्ट वर्णाः सन्ति। ईषद स्पृष्ट वर्णाः सन्ति, देखो ईषद स्पृष्टमन्तस्थानाम
हमने आपको क्लास में बताया था, जब क्लास ली थी तो हमने लाइन बताई थी, ईसद स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं उनका ईसद स्पृष्ट होता है। तो अंतस्थ वर्ण इनमें कौन से हैं उनको छांट लो, बाकी सब गलत हैं। तो देखिए सिंपल है, ये हमारा अंतस्थ वर्ण है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, य र ल व। ठीक, करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला हमारा सवाल है, देखिए 91 क्वेश्चन नंबर है हमारा। गुरु को प्रणाम इत्यस्य संस्कृतानुवादः भवति, इसका संस्कृत अनुवाद आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए नमः पद का योग है, यानी नमः पद का प्रयोग इन्होंने सभी ऑप्शन में किया है। तो आपको पता है कि नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति वाला ऑप्शन जहाँ भी मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, गुरुवे नमः, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 92 नंबर का हमारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। घंटा माघ है इति उपाधि ही महाकवि माघः प्राप्तवान। ये भी हमने माघ की जब क्लास ली है तो वहां पर आपको सबसे पहले बताया है इस बात को। ठीक, देखिए तो देखिए ये कह रहे हैं कि घंटा माघ की जो उपाधि मिली है वो किससे प्राप्त हुई है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रैवतक पर्वत वर्णनेन, यानी रैवतक पर्वत का जो वर्णन है इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, इसी वजह से यहाँ पर उनको घंटा माघ की उपाधि दी है। ठीक है, किसकी उपाधि दी है, घंटा माघ की। ऐसे आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा 93। तो सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अधस्तनेषु शुद्ध वाक्यम चिनुतः, यानी नीचे दिए हुए वाक्यों में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका शुद्ध वाक्य का, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो ग्रामस्य अबितः, ये गलत है क्योंकि अबिता के योग में द्वितीया होती है। हरि आसने अधिशेते, ये भी गलत है, द्वितीया होती है। और लास्ट में विना, ये भी गलत है। तो हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। आपको पता है अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ज्ञानम में द्वितीय हो गई, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ऐसे चलिए अगला सवाल है 94 नंबर पे। 94 नंबर का सवाल देखते हैं। अधस्तनेषु शुद्धम वाक्यम चिनुतः, नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं उनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका शुद्ध वाक्य का, यानी सही कौन सा हमारा वाक्य है वो आपको बताना है। तो देखते हैं, ऑप्शन है हमारा इसमें ग्रामस्य आरात नदी अस्ति, ये हमारा गलत ऑप्शन है, ये एकदम गलत। इसके बाद में हमारा देखिए लास्ट में ग्रामीण दे रखा है, ये भी गलत। तीसरे नंबर पे ग्रामम दे रखा है, ये भी गलत। तो हमारा बी ऑप्शन बचता है, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आरात के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, पंचमी। अब आप खुद ही देख लो कि पंचमी वाला रूप आपका कौन सा है। तो यहाँ पर ग्रामात आरात नदी अस्ति, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, पंचमी वाला। ठीक है ना, ऐसे आगे चलो। अगला हमारा सवाल है, देखिए 95 क्वेश्चन देखते हैं। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्यहास्ति न तत्क्वचित इति वचनम कस्य संदर्भे अस्ति, किसके संदर्भ में ये बात कही गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा जो बोला गया है ये किसके संदर्भ में कहा गया है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत तस्य संदर्भे, महाभारत के संदर्भ में ऐसा कहा गया है। एकदम करेक्ट आंसर है। आप सब लोग अपना आंसर लगाएंगे और लास्ट में हमें स्कोर शेयर करेंगे। उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में और आपके पेपर के स्तर के बारे में, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप कितने नंबर पर दौड़ में हो, ये सारी बात आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है। तो महाभारत से संदर्भ ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है 96 सवाल कहता है कि राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है इति वाक्य से संस्कृत अनुवादोस्ति। राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है, क्रोध धातु, क्रोध धातु में आपने चतुर्थी पढ़ी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थी विभक्ति ही होती है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से देखना है। दुर्जनों पर, यहाँ पर दुर्जन पर नहीं है, यहाँ बहुवचन की बात है, ठीक है। आपने जो उदाहरण पढ़े होंगे वो एक वचन वाला पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ बहुवचन हमसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल है कि यहाँ पर आपको बहुवचन वाला बताना है। कौन सा बताना है, बहुवचन वाला। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बहुवचन आप देख लीजिए कहाँ पर बहुवचन आ रहा है। तो देखो दुर्जनान चतुर्थी होगी, तो दुर्जनान में चतुर्थी नहीं है, दुर्जनेशु में चतुर्थी नहीं है, दुर्जनाय में चतुर्थी है लेकिन एक वचन है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नृपः दुर्जनेभ्यः क्रुध्यति। ये हमारा आंसर एकदम सही है, क्योंकि यहाँ चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। हमें बहुवचन चाहिए, चतुर्थी विभक्ति चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा।
तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। अब क्यों हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके भी बता रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में जो शंका रहेगी वो नहीं रहेगी, फिर शंका का समाधान साथ ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा सवाल है बच्चों 97 सवाल है ऐद धातु। देखो थोड़ा सा टाइपिंग में गलत होगा, ऐद धातु होती नहीं है कोई भी, इस तरह की कोई धातु नहीं होती है, हमारी एद धातु है, एद। तो आपको एद धातु ही समझना है, इसको लिखने में मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं है। एद धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपमस्ति। उत्तम पुरुष, ठीक, लंग लकार के अंदर, लंग लकार मतलब भूतकाल, भूतकाल में आपको उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। किसका रूप? एक वचन का। एधई, एधे, ऐधेत गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऐधे, ऐधे। ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, ऐधे। ठीक, ऐसे। अगला सवाल है हमारा 98 मद्राणाम समृद्धि इत्यस्य समासोस्ति। मद्र देश की समृद्धि, तो यहां पर समास कौन सा होगा बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मानो कि सरल सवाल है। तो यहां बन जाएगा आपको सुमद्रम। क्या बनेगा? सुमद्रम। ठीक है, समृद्धि के अर्थ में हम सु का प्रयोग करेंगे, यहां पर सु अव्यय आएगा तो सुमद्रम बनेगा। और यहां पर आपका अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 देखिए, अगला हमारा सवाल 99 है। सवाल बहुत बढ़िया है, पढ़ते हैं। वर्षर्तुः इति पदस्य संधि विच्छेदोस्ति। वर्षर्तुः पद का संधि विच्छेद बताना है। मैं डायरेक्ट संधि विच्छेद बता रहा हूं, लास्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्षाधन ऋतुः, यहां पर हो जाएगी हमारी गुण संधि। ठीक है, आ और इधर आपकी री है, ये दोनों की जगह अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर, तो गुण हो जाएगा अर। वर्षर्तु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला हमारा जो सवाल है वो 100 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रत्यय से संबंधित सवाल है हमारा। ज्ञेय है इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें जो मूल धातु है वो तो गई है। कौन सी धातु है दोस्तों? गई। तो गई, और इसमें यत प्रत्यय है, तो गई धन यत हो जाएगा हमारा। गई धन यत होकर के बन जाएगा ज्ञेय। क्या बनेगा? ज्ञेय। ऐसे करेक्ट। ऐसे दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसीज हैं बहुत जल्द आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। उसकी तैयारी भी आपको यहाँ चैनल पे मिल जाएगी। संस्कृत का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। बहुत ही सरल तरीका से हमारी क्लासेज आप देख सकते हैं, जिन्होंने देखी है वो समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो एकदम आसान है, इसमें तो ये देखिए कि कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात ही नहीं है, और ये तो किसी का गलत हो नहीं सकता। और किसी ने ये भी गलत कर दिया तो वो तो बहुत पीछे चला गया। ऐसे मान लो वकारस्य दंतोष्टम, कौन सा होगा? वकारस्य दंतोष्टम। ठीक है, 2 नंबर पे सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बहुत ही सरल है एकदम। मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति वाक्यस्मिन् प्रत्यय प्रयोगा विहितः। कह रहे हैं कि मोर मेघ को देख करके नाचती है। यहां पर आपको बताना है कौन सी प्रत्यय का प्रयोग है। तो करके अर्थ में आप सब जानते भी हैं। यहां पर ऑप्शनों के आधार पर देखेंगे तो ल्यप और त्वा प्रत्यय होता है, लेकिन आपका यहां ल्यप नहीं होगा। यहां राइट आंसर हमारा त्वा होगा। ल्यप तब होता है जब धातु से पहले आपको उपसर्ग मिलता है, यहां ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा त्वा हो जाएगा, एक त्वा। अब देखो अगला सवाल बहुत ही सुंदर है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि वाक्यस्मिन् अव्ययपदानि सन्ति। ये कह रहा है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां पर अग्नि है। यहां आपको बताना है अव्यय पद। तो यहां पर अव्यय देख लेंगे, यत्र यत्र तत्र तत्र, यानी यत्र यत्र और तत्र तत्र ये आपके अव्यय हैं। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो तत्र तत्र अग्नि ये गलत है, क्योंकि अग्नि हमारा अव्यय नहीं है। धूमः अग्नि ये भी गलत है, यत्र यत्र धूमः ये भी गलत है। तो ये वाला आंसर आपका एकदम सही है। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है दैत्येभ्यो हरिः अलम। यहाँ पर अलम जो है इसके नीचे आपका अंडरलाइन हो रखा है। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखांकित पद है इसका तात्पर्य अस्ति, यानी क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ आपको बताना है, अलम का अर्थ बताना है आपको इस वाक्य में। दैत्येभ्यो हरिः अलम, यानी जो दैत्य हैं उनके लिए भगवान पर्याप्त हैं। तो यहां पर पर्याप्त अर्थ है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति हो रही है, इसलिए हमारा पर्याप्तम होगा। कौन सा होगा? पर्याप्तम होगा। और निषेध अर्थ होता तो वहां पर तृतीया का हम प्रयोग करते। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पर्याप्तम। अगला सवाल 105 नंबर।
द्वियमुनम इत्यत्र समासोस्ति। द्वियमुनम में आपको समास बताना है। तो देखिए द्वियमुनम में आप संख्या पूर्व द्विगु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास है। क्योंकि अव्ययीभाव समास के अंदर एक सूत्र चलता है नदी विश्च। नदी विश्च वो कहता है कि संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष को बताने वाले शब्दों के साथ समाहार के अर्थ में जो समास होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। हमने आपको उदाहरण बताया द्वियमुनम, सप्त गंगम, पंच नदम, ठीक है, सप्त गोदावरम, ये सब में आपकी अव्ययीभाव समास है। करेक्ट। आगे चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 106 नंबर का। एधहि इति धातु रूपमस्ति। एधहि जो धातु रूप है वो आपको बताना है, उसके बारे में, धातु रूप के बारे में। एधहि, तो देखिए एधहि धातु रूपमस्ति, तो ये कौन से लकार का है? लंग लकार नहीं, लोट लकार, मध्यम पुरुष नहीं। लोट लकार तो है लेकिन मध्यम पुरुष नहीं है, लट लकार में नहीं है, तो लोट लकार उत्तम पुरुष का रूप है। हमारा करेक्ट आंसर है लोट लकार उत्तम पुरुष, एधहि। ठीक, कहाँ बनेगा? एधहि कहाँ बनता है? आपका बनता है लोट लकार के उत्तम पुरुष में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलिए, आगे है हमारा 107 नंबर का सवाल है। देखिए हरि एतौ इत्यत्र संधि भवति। हरि एतौ सिंपल है, इसमें प्रकृति भाव संधि है। कौन सी है? प्रकृति भाव संधि है, ठीक है ना, ऐसे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है रमायाः इति शब्द रूपम कयो विभक्तयोः सिद्धयति। ठीक है, कौन सी विभक्तियों में ये रमायाः शब्द आपका सिद्ध होता है? रमायाः, एकदम आसान सा है। देखिए ये बात तो मतलब माननी पड़ेगी हमें कि जितने भी सवाल आए हैं वो सिलेबस से आए हैं, एक भी बाहर सवाल नहीं है। जितना सिलेबस दिया गया है उससे रिलेटेड ही प्रश्न है। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हमारे शिक्षण विधियों के आए हैं वो अलग हम कह सकते हैं उनको। क्यों? क्योंकि सिलेबस में शिक्षण विधि कहीं पर भी नहीं दे रखी उन्होंने। शिक्षण विधि कहीं पर भी उसमें सिलेबस में नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूछी है, तो ये थोड़ा सा अलग है मामला, और तो लगभग पूरा इसी में से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो चतुर्थी पंचमी। हमारा जो सही आंसर है वो चतुर्थ इसमें होता है। देखो कौन कौन सी जगह बनता है आपका रमायाः रूप, चतुर्थी में नहीं बनता। रमायाः रूप आपका चतुर्थी में नहीं बनता। तो फिर देखो आगे देखते हैं, पंचमी षष्ठी करेक्ट आंसर है, यानी पंचमी और षष्ठी विभक्ति में आपका रूप बनता है। कहाँ बनता है? देखो रमायाः, रमायाः, रमायाम, पंचमी में रमायाः, षष्ठी में रमायाः, और रमायाम बनता है सप्तमी के एक वचन में। तो ये पंचमी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन है, रमायाः, रमायाः, ऐसे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पंचमी षष्ठी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला सवाल हमारा, ये भी बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। हंसी च हंसौ च इति। हंसी च हंसौ च इति, यहाँ पर बताना क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा आपका हंसौ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हंसौ। अब देखो समझ में आया होगा, यहाँ पर एक शेष रह गया है, तो यहाँ पर आपका एक शेष द्वंद्व समास है। एक शेष द्वंद्व हमने आपको बताया था कि जब देखो हंसी स्त्रीलिंग है और हंसः पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब दोनों एक साथ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पुल्लिंग के आधार पे हम लिखते हैं। एक सूत्र चलता है इसमें, पुमान स्त्रिया, पुमान स्त्रिया। उसका मतलब है कि एक ही शब्द से बने हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में द्वंद्व समास करने पर पुल्लिंग वाला रूप ही शेष रहता है, और पदों की संख्या के आधार पर वचन लिखते हैं। अब कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो हमने द्विवचन लिख दिया, ठीक है, लेकिन शेष रहेगा हमारा पुल्लिंग वाला रूप, तो हंसौ आ जाएगा। आगे है 110, प्रत्यावर्तते इत्यत्र उपसर्गः अस्ति। प्रत्यावर्तते में आपको उपसर्ग बताना है, तो सिंपल है, इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है, इसमें तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? प्रति उपसर्ग। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल 111 पे, विधिलिंगे भू धातोः मध्यम पुरुषे बहुवचनस्य रूपमस्ति। यार आपको विधिलिंग लकार में, तो विधिलिंग लकार में रूप चलता है भवेत, भवेताम, भवेयुः, और ये कह रहा है कि मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेः, भवेतम, भवेत, तो यहाँ हो जाएगा हमारा भवेत। हलंत वाला नहीं आएगा, हमारा बिना हलंत वाला सही होगा, यानी ये वाला रूप आपका एकदम करेक्ट है। पठ धातु का भी आपने याद किया होगा, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत। यहाँ पर हमारा ते हलंत नहीं आता, जबकि एक वचन में हलंत आता है प्रथम पुरुष के एक वचन में। आगे चलिए, आगे है अकुह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, हो गया, कंठ हो गया। तो अकुह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थान किसका? कंठ का है। आगे चलिए, आगे 113 नंबर पे हमारा चावलों से भात पकाता है। वाक्य का आपको संस्कृत अनुवाद करना है। चावलों से भात पकाता है, तो चावल बहुवचन है, क्योंकि एक चावल से तो भात बन नहीं सकता है, तो सिंपल है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका तंडुलान ओदनम पचति। देखो आपको पता है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी आपकी,
ठीक है, कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। आपने पढ़ा होगा सूत्र द्वितीया में अकथितंच। तो यहाँ पर तंडुलेन वाला गलत है, वो ये पंचमी गलत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर तंडुलान ओदनम पचती हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अब देखिए अगला हमारा सवाल है 114 नंबर पे, बहुत ही अच्छा सवाल है। अस्मद शब्द रूपे नह इति रूपम केन सह असंबद्धम अस्ति। यानी ये कह रहे हैं कि जो नह है ये किन के साथ में असंबद्ध है, किसके साथ में असंबद्ध है, ऐसे आपको बताना है। तो आपको संबद्ध किसके साथ है वो छांट लेना है, यानी कहां कहां पर आपका ये बनता है वो छांटना है, और जहां नहीं बनता है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें असंबद्ध बताना है जहां पर ये वाला रूप नहीं बनता। तो सबसे पहला ऑप्शन है अस्मभ्यम। अस्मभ्यम, तो आप देखेंगे अस्मभ्यम, अस्मभ्यम में बनता है मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, तो यहां पर बनता है मे नौ ने, तो ये आपका बनता है। ठीक, इसके बाद में अस्माकम, अस्माकम होता है आपका मम आवयो अस्माकम, यानी कि षष्ठी का बहुवचन है, तो यहां पर भी बनता है, यानी इससे भी संबंधित है, इससे भी संबद्ध है। इसके बाद में असमान, असमान कहाँ बनता है दोस्तों? ये बनता है द्वितीया के बहुवचन में, माम आवाम असमान, तो असमान में आपको ये नेह आता है, मा नौ ने, तो ये भी संबद्ध है। लेकिन अस्मत बनता है आपका पंचमी के, आपके इसमें बनता है अस्मत, हाँ पंचमी के बहुवचन बनेगा मत आवाभ्यम अस्मत, तो पंचमी में बनता है, लेकिन पंचमी में आपका ये नहीं बनता नह, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा अस्मत हो जाएगा। ठीक है, नह का संबंध अस्मत से नहीं है, ऐसे करेक्ट। आगे चलो, अगला सवाल है 115। अव्यया नाम प्रयोगे धातु योगे प्रत्यय भवति। अव्ययों के निर्माण में धातु योगे प्रत्यय भवति, कौन सा प्रत्यय होता है? अव्यया नाम निर्माण यानी अव्यय निर्माण में धातु योगे प्रत्यय, धातु के योग में कौन सा प्रत्यय करते हैं अव्यय बनाने के लिए, अव्यय के निर्माण के लिए? तो एकदम आसान है भाई, इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। यहां जो ऑप्शन है उनमें तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय लगने से जो भी हमारा रूप बनेगा वो आपका अव्यय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। जैसे पठितुम, हसितुम, गंतुम, ऐसे, तो ये अव्यय हमारे शब्द बन जाते हैं सारे के सारे। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए सवाल कह रहे हैं पंच गंगम इत्यत्र समासोस्ति। मैंने पहले भी बताया एक सूत्र चलता है नदी विष्ट, उसके आधार पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। द्वियमनम में भी अव्ययीभाव समास था, पंच गंगम में भी आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला सवाल 117 नंबर पे, अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति। एकदम आसान है, जब आपने तद्धित प्रत्यय पढ़ा होगा तो जरूर आपको ये पता होगा। ये कह रहा है कि अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? अपत्य संतान इत्यादि के अर्थ में जो प्रत्यय होता है वो अण प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? अण प्रत्यय। तो राइट आंसर हमारा अण प्रत्यय होगा। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे हमारा देखिए सवाल है 118 नंबर पे, विष्णुवे इत्यत्र पूर्व रूप में एकादेश विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ अवग्रह संधि है, या आप कह सकते हैं इसमें पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा सूत्र है संधि करने वाला। अधिंग गुण गलत, एंगी पररूपम से पररूप होता है, गलत। हरंत्यम गलत। एंगह पदांतादति सूत्र हमारा एकदम सही है। एंगह पदांतादति, ये कहता है कि एंग पदांत में यदि ए या ओ आ रहा है, ए या ओ आ रहा है और बाद में ह्रस्व ए आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ ए और ओ की जगह तो आपको ए और ओ कर देना है, और जो ये ए है ह्रस्व वाला इसकी जगह एस कर देना, एस का सा चिन्ह कर देना है। इसी को हम कहते हैं आपकी अवग्रह संधि या पूर्व रूप संधि। सूत्र है एंगह पदांतादति, ऐसे करेक्ट हो गया। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा 119 नंबर का। 119 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। यत्र एकस्याः क्रियायाः अनंतरम, जहां पर एक क्रिया के बाद में अपरा क्रिया लक्ष्यते तत्र विभक्ति भवति। जहां एक क्रिया के बाद में जब दूसरी क्रिया हमें दिखाई देती है तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, ये हमारा सवाल है। सवाल बहुत ही अच्छा है। यत्र एकस्या क्रियाया, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया दिखती है तो वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति में आपने ये पढ़ रखा है। ठीक, आगे चलिए। अगला हमारा देखिए 120 नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, संधि का सवाल है। भावुक इति पदस्य संधि विच्छेदोस्ति। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद बताना है भावुक का। किसका? भावुक। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुधन उकह, ये वाला आपका करेक्ट है, बहुधन उक है। अब औ को आब आदेश हो जाएगा, ऐसे आब आदेश हो जाएगा इस तरीका से। अब आब आदेश कहाँ होता है? आयादी संधि में। आगे आपका उक है। अब इन सबको मिलाएंगे तो आप देख लीजिए, मिला करके आपका भावुक बन जाएगा, भावुक है। तो यहाँ पर आपकी अयादी संधि हो जाती है। मैंने यहाँ पर संधि विच्छेद करके अच्छे से बता दिया है, स्पष्ट करके कैसे संधि हुई, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला हमारा 121 नंबर पे, भव इति पदम कस्मिन लकारे भवति। भव जो है वो कौन से लकार में बनता है? तो यहाँ पर मैं राइट आंसर सीधा बता देता हूँ, लोट लकार का रूप है ये भव। लोट लकार में बनता है, आपको पता होगा, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवते, भवानी भवा भवाम। तो ये जो बनता है आपका, ये बनता है आपका मध्यम पुरुष के एक वचन में।
लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में आपका बनता है भवे, ऐसे। ठीक, करेक्ट है। आगे चलिए, अगला हमारा देखिए यहाँ पर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। वारिणः इति शब्दः सिद्धयति, कहाँ पर सिद्ध होता है ये? वारिणः जो शब्द है हमारा, ये कहाँ पर बनता है? ये हमारा है इसमें, तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देख करके आपने शब्द रूप याद किए होंगे, उसी में से ये आपका शब्द रूप आया है। तो ये बनेगा आपका पंचमी षष्ठी के एक वचन में, पंचमी षष्ठी के एक वचन में ये आपका बनेगा। आपको वारी शब्द याद होगा नपुंसक लिंग के अंदर, तो आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी, और आपका ये बनता है वारिणः। पंचमी और षष्ठी में केवल दो ही जगह बनता है ऐसा, चतुर्थी पंचमी में नहीं बनता, क्योंकि चतुर्थी में वारिणे बनता है। देखो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर प्रथमा और द्वितीया में नहीं बनता, क्योंकि प्रथमा में वारी वारिणी वारिणी बनता है, ये भी गलत है। द्वितीया और तृतीया में नहीं बनता, क्योंकि द्वितीया में वारी बनता है, तृतीया में वारी ना बनता है, ये भी गलत। तो केवल पंचमी और षष्ठी में बनता है वारिणः, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल 123 नंबर का है। अदो अंकितेषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति, जो नीचे लिखे गए उनमें अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना होगा। देखते हैं अशुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है। इस बात को ध्यान रखना कि अशुद्ध पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर विशेष रूप से विना पद के बारे में है, विना पद के योग में। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विना परिश्रमस्य न सुखम, ये वाला विना परिश्रमस्य न सुखम, ये हमारा इसमें राइट आंसर है, क्योंकि ये अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य बिना परिश्रमेण न सुखम, ये हमारा बिल्कुल वाक्य सही है। बिना परिश्रमात न सुखम, ये भी वाक्य सही है। आपको पता है कि 2, 3 और 5 यानी द्वितीय विभक्ति भी होती है बिना के योग में, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। तो इसमें देखो द्वितीया का उदाहरण भी है परिश्रमम, और तृतीया का भी है और पंचमी का भी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे गलत पूछा जा रहा है कि अशुद्ध कौन सा है। परिश्रमस्य, यहाँ षष्ठी नहीं होती, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है लास्ट वाला। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे देखिए हमारा 124 नंबर का है सवाल। मति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति, मति शब्द का आपको द्वितीय का बहुवचन का रूप बताना है। तो ये कोई कठिन नहीं है, द्वितीय का बहुवचन में बनता है, देखो मतिम, मति, मति ही, तो इसमें विसर्ग आएगा, मति ही रूप बनेगा। ये आपका द्वितीय का बहुवचन है, मति ही, ऐसे करेक्ट आंसर है आपका। आगे है आभ्यंतर प्रयत्न से भेदा संति, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद 4 या 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 4 का ऑप्शन कहीं पर है ही नहीं, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, करेक्ट। अब चलते हैं 126। देखिए दोस्तों हमारा 126 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि भाषा शिक्षणम जन्मजात प्रवृत्तिरस्ति इत्यनेन संबद्धः शिक्षण सिद्धांत अस्ति। ये कह रहे हैं कि जो भाषा शिक्षण है वो जन्मजात प्रवृत्ति है, इससे संबद्ध शिक्षण आपको बताना है, शिक्षण सिद्धांत, यानी इससे जुड़ा हुआ कौन सा शिक्षण सिद्धांत है जो इस बात को मतलब हम बताता है या इस बात का समर्थन करता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारा देखो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वाभाविकतायाः सिद्धांत। स्वाभाविकता, जन्मजात प्रवृत्ति अस्ति मतलब स्वाभाविक है, भाषा शिक्षण जन्मजात प्रवृत्ति अस्ति, तो यहाँ पर ये बात स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है उसमें ये बात बताई जाती है, ऐसे आपका राइट आंसर हो जाएगा ही। आगे चलिए, अगला हमारा जो सवाल है 127 नंबर पे है। सवाल कह रहा है कि शिक्षायाः उद्देश्यम किम स्यात्, शिक्षा का क्या उद्देश्य है या क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य हो, ये हमारा सवाल है। देखते हैं, एक बार ऑप्शन को पढ़ते हैं। छात्रान साक्षरम करणम, छात्रों को साक्षर करना, हाँ हो सकता है। इसके बाद में देखिए ये भी हो सकता है। इसके बाद में है तीसरे नंबर पे शिक्षा ग्रहणाद अनंतरम धनोपार्जनम, धनोपार्जन भी हो सकता है। छात्राणाम मानसिक योग्यता या विकास, मानसिक योग्यता का विकास, ये भी हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन है हमारा बाल का नाम संपूर्ण विकास, ये हमारा ज्यादा व्यापक आंसर है, तो ये आपका आंसर एकदम सही है, क्योंकि बालकों का संपूर्ण विकास शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल है दोस्तों 128 नंबर का। 128 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखितेषु संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किमस्ति, ये कह रहे हैं कि संस्कृत अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन आपका बताना है कौन सा है। देखिए श्यामपट्ट, श्यामपट्ट आपका दृश्य श्रव्य नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में है चल भाष यंत्रम, चल भाष यंत्रम मतलब है मोबाइल, ऐसे आप समझिए इसको, मोबाइल। ठीक है, इसके बाद में है दूरदर्शन। अब देखो यहाँ दोनों में से ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अब ये कह रहे हैं एतानी शर्वाणी, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल की बात है, तो मोबाइल यदि केवल सिंपल है, केवल देखने के काम आ रहा है, कीपैड है, तो वो आपका केवल दृश्य श्रव्य में आएगा, यानी श्रव्य में आएगा, सॉरी, केवल देखने के काम में आएगा।
और यदि मोबाइल मल्टीमीडिया है जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टीवी के सारे काम उसमें हो जाते हैं, तो वो आपका चलभाष यंत्रम जो है ये आपका आ जाएगा दृश्य श्रव्य साधन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब वो उनके ऊपर है कि भाई कौन सा मोबाइल यहाँ उन्होंने स्वीकार किया है। तो यहाँ जो व्यापक है वो ज़्यादा सही है, वो आपका दूरदर्शन वाला आएगा, क्योंकि दूरदर्शन बहुत ही पुराने टाइम से परंपरागत रूप से चल रहा है ये, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा यही मानेंगे करेक्ट। मोबाइल तो ये है कि भाई अपन कह सकते हैं कि भाई हमारा मोबाइल तो मल्टीमीडिया है जिसमें सब चलता है, टीवी इत्यादि का सारा प्रोग्राम उसमें चल जाता है, लेकिन उनकी नज़र में कौन सा मोबाइल है वो नहीं कह सकते ना। तो राइट तो हमारा दूरदर्शन ही होगा। ऐसे चलिए आगे देखते हैं। 129 नंबर का सवाल है आपका, भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम किम भवति। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बुद्धि का विकास, धनोपार्जन, ज्ञान प्राप्ति, ये सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो सही है, करेक्ट होगा, जो व्यापक माना जाएगा वो है व्यवहार परिवर्तनम, व्यवहार परिवर्तन। ये हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य मेन है, ये हमारा सही आंसर होगा। आगे चलिए, आगे हमारा 130 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल पढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षणे घटे समुद्र पूर्णम इत्युक्ति ही कस्य विधेः कृते कथ्यते। कौन सी विधि के लिए ये कहा जाता है, ये वाली उक्ति। इस उक्ति का मतलब है गागर में सागर भरना, मतलब गागर में सागर भरना। ये जो बात है ये कौन सी विधि के लिए कही जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूत्र विधि। सूत्र विधि के अंदर ऐसा कहा जाता है। जैसे कम में ज़्यादा कह देना, तो सूत्र में तो आपको पता है कि छोटा सा सूत्र होता है और उसमें बहुत सारी बातें कही जा चुकी होती हैं। जैसे कि हमने कहा कि एको अणची, अब इसमें छोटा सा है दिखने में, लेकिन गागर में सागर भरा हुआ है, बहुत सारी बातें उसमें छुपी हुई होती हैं। तो राइट आंसर हमारा सूत्र विधि होगा। आगे चलिए, आगे हमारा 131 नंबर का सवाल है। सवाल को देखते हैं क्या है। देखिए 131 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। 131 नंबर पे, बालकेषु अभिव्यक्ति विकासः केन विधिना न भवति। कह रहे हैं कि बालकों में अभिव्यक्ति का विकास किन विधि से नहीं होता, किस विधि से नहीं होता है। देखिए किससे नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, किस विधि से नहीं होता है। कक्षा नायक विधि, कक्षा नायक विधि से अभिव्यक्ति का विकास नहीं होता। कक्षा नायक विधि से। वाद विवाद विधि से होता है, बताओ, वाद विवाद से होता है। कथा कथन विधि से होता है या फिर भाषण विधि से होता है? बिल्कुल। देखो वाद विवाद विधि से भी अभिव्यक्ति का विकास होगा, बिल्कुल होगा। कथा कथन से भी होगा और भाषण से भी होगा, लेकिन कक्षा नायक जो विधि है इससे कभी भी अभिव्यक्ति का विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि कक्षा नायक जो विधि है इस विधि से नेतृत्व के गुण आते हैं बच्चे में, नेतृत्व गुणों का विकास यहाँ पर होता है, लीडरशिप के गुणों का विकास होता है, लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति के विकास की बात कही जा रही है। इसलिए आगे चलिए 132 नंबर का सवाल। अब देखिए 132 नंबर का सवाल है हमारा, विद्यार्थिषु नैतिक मूल्याः कथम उत्पन्नाः कर्तुं शक्यन्ते। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, कैसे उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास, बताइए। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, पहले तो एक बार हम सबको पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रमेण सह सैगामी क्रिया कार्यत्वा, यही करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। पाठ्यक्रमेण सह यानी पाठ्यक्रम के साथ में सहगामी क्रिया करा करके हम नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं बच्चों में। और भी है इसमें ऑप्शन, महापुरुषाणाम चरित्रान ग्रहीतुम प्रेरयित्वा, इनसे भी हो सकता है। प्रार्थना सभायाम सद विचारान वर्णयित्वा, इससे भी संभव है। कक्षायाम नैतिक मूल्येषु व्याख्यान, इससे भी संभव है। लेकिन ज़्यादा व्यापकता आपके पहले वाले में है, इसमें ये सारी बातें उसी में समाहित हो जाती हैं, इसके अंदर ही सारी बातें समाहित हो जाती हैं। तो ज़्यादा हमारा जो सही है वो है कि पाठ्यक्रम के साथ में जो हमारी सहगामी क्रियाएं होती हैं, अतिरिक्त क्रियाएं, उसमें आपके खेल इत्यादि भी आ सकते हैं, अंताक्षरी भी आ सकती है,
आजकल स्कूलों में नो बैग डे जो मनाते हैं उसमें बहुत सारी गतिविधि करवाते हैं, वो सारी इसी में हमारी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे खेल खेल में हम बहुत सारे नैतिक गुणों को बच्चों में सिखा सकते हैं, कहानी इत्यादि के माध्यम से, नाटक इत्यादि के माध्यम से। तो ये सब की सब चीज़ें आपकी जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें शामिल हो जाती हैं। ठीक, ऐसे आप कैंप लगाते हैं एनएसएस इत्यादि का, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं ऐसे। तो ये आपका आंसर सही होगा। आगे चलिए, आगे हमारा 133 नंबर का सवाल है। 133 सवाल को देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि एकः शिक्षकः शिक्षणं प्रति निष्ठावान नास्ति, कह रहे हैं कि यदि एक शिक्षक शिक्षण के प्रति निष्ठावान नहीं है, एक शिक्षक है जो कि शिक्षण के प्रति निष्ठावान नहीं है, क्या नहीं है, निष्ठावान नहीं है, स स्वयं कक्षा शिक्षणात् दूरी करोति, वह स्वयं ही कक्षा शिक्षण से दूरी करता है। क्या करता है, कक्षा शिक्षण से दूरी करता है। अत्र शिक्षके कस्य अभाव वर्तते, तो कह रहे हैं कि शिक्षक में किसका अभाव है। बात समझ गए होंगे आप, किसका अभाव है उस शिक्षक में। कार्य करणस्य क्षमताया अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव, ये ज्यादा नहीं जच रहा। व्यावसायिक नैतिकताया अभाव, ये भी हो सकता है। नैतिक मूल्यानाम अभाव, ये भी हो सकता है। हो तो ये सब सकते हैं, लेकिन एकदम जो सही होगा वो होगा ये वाला ऑप्शन, शिक्षण अभियोग्यताया अभाव है। ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है, ये व्यापक है और यही आंसर आपका माना जाएगा। इससे मतलब है कि शिक्षण अभियोग्यताया अभाव है उसके अंदर, वो शिक्षण के प्रति निष्ठावान नहीं है, क्योंकि उसमें अभियोग्यता का अभाव है, अभिरुचि का अभाव है, या यूं कहें कि शिक्षण के प्रति जुड़ाव का अभाव है, जुड़ाव नहीं है उसका, ऐसे आप समझ सकते हैं। अभिरुचि इत्यादि का अभाव है, जुड़ाव इत्यादि का अभाव है उसमें, इसलिए हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा सवाल 134 नंबर का। भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठी कक्षाया अध्यापिका, भाषा परीक्षा के उत्तरों को देखकर छठी क्लास की अध्यापिका ये समझती है कि छात्राणां प्रदर्शनम समीचीनम नास्ति, छात्रों का प्रदर्शन समीचीन नहीं है। अनंतरम सा अन्यस्या परीक्षाया रचनां कृत्वा ताम नियोजितवती, फिर उसके बाद में वह दूसरी परीक्षा तैयार करती है और उसको नियोजित करती है। ईदृशी परीक्षा का परीक्षा कथ्यते, इस तरह की जो परीक्षा है वो किस तरह की परीक्षा कहलाती है, कौन सी परीक्षा कहलाती है, ये हमारा सवाल है। तो इसमें सीधा सा राइट आंसर बता देता हूँ, निदानात्मक परीक्षा है ये हमारी निदानात्मक परीक्षा होती है। ठीक है ना, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला सवाल अब देखिए बच्चों, हमारा अगला सवाल 135 नंबर का है। पाठ्य वस्तु समग्रता इति अनेन कः अभिप्रायः अस्ति, पाठ्य वस्तु समग्रता इति अनेन कः अभिप्रायः अस्ति। तो यहाँ देखेंगे आप, पाठ्य वस्तु की समग्रता से क्या मतलब है, ये हमारा इसमें प्रश्न है। पाठ्य वस्तु की समग्रता, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कस्मिंश्चित, देखो ये वाला आंसर आपका सही होगा, सी वाला, कस्मिंश्चित अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणम प्रस्तुतिकरणम। ये कह रहे हैं, देखो पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि विभिन्न अनुच्छेदेशु, विभिन्न अनुच्छेद और वाक्यों में परस्पर संबद्धता दर्शितुम, दिखाने के लिए सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगा, सभी नाम पदों का प्रयोग करना। कथा वर्णनानुगुणम अनुच्छेद व्यवस्था, कथा वर्णन के आधार पर अनुच्छेद की व्यवस्था करना। दीर्घ अनुच्छेदात सूचना लिखना, दीर्घ अनुच्छेद से सूचना लिखना। लेकिन ये इन सभी ऑप्शनों में देखा जाए तो जो एकदम सही और व्यापक आंसर है वो है कस्मिंश्चित अनुच्छेदे, किसी अनुच्छेद में प्रदत्त सूचनानुगुणम, जो दिए गए सूचना और जो उसमें जानकारी है उसके आधार पर प्रस्तुतिकरण करना, ये हमारा ज़्यादा सही आंसर है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, सी वाला। ठीक है ना, ऐसे तो ये हमारा 135 नंबर का सवाल हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 135 नंबर का सवाल हो जाता है और इसी के साथ में हमारे ये संस्कृत के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चन बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आंसर आपने लगा लिया होगा। मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके इसलिए बताया जिससे कि आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है कि यार ये क्यों नहीं हुआ, तो मैंने वो भी बता दिया आपको। तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। अपना स्कोर आप ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम अगला जो वीडियो लेके आऊँगा मैं
उसमें आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है, कितने कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और कौन लोग दौड़ में रहेंगे, आगे क्या आपको करना चाहिए, क्या रणनीति रहेगी, आने वाली वैकेंसी कब आ सकती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएंगी लेकिन कब तक आ सकती हैं, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए और कब से करनी चाहिए, सारी डिटेल आपको अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तू भारतम।